हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम बात करेंगे बीए 5th सेम यानी 3rd ईयर की, और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो रहेगी। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कहूँगी मैं इसे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये रहेगा पार्ट 1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास में युग परिवर्तन की जो घटना है वो कभी भी अचानक नहीं होती है। मध्यकालीन यूरोप को जो है सामंतवाद के लिए जाना जाता है। तो ये सामंतवाद मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, वीडियो को आप देख लेना। सामंतवाद का जैसे ही पतन हुआ, फिर आया पुनर्जागरण, फिर धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गए। ये चैप्टर भी मैंने आपको करवा दिया है। भूमध्य सागरीय जो है आर्थिक शक्ति का उभरना स्टार्ट हो गया था। फिर इसके बाद अटलांटिक आर्थिक शक्ति का विस्तार हो गया था। फिर पूंजीवाद का उदय शुरू हो गया। भौगोलिक खोजें भी आई। पूंजीवाद और वाणिज्यवाद जो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे मिलकर एक नए युग का निर्माण किया गया। कहने का भाव ये है कि जब यूरोप में सामंतवाद की जो प्रथा चल रही थी उसका किस तरह अंत हुआ, और उसके बाद जो है नई नई चीज़ें उजागर हुई, तो यूरोप में कह सकते हो एक तरह का कह सकते हो कि बहुत अच्छा युग जो है स्टार्ट हो चुका था। ये कुछ चीज़ें थी जो उसको उभारने में, यूरोप को उभारने में इन चीज़ों ने, इन सभी कारणों से जो है वो चीज़ उभरी। ठीक है। और परिवर्तन की इस दौर को आप क्या कह सकते हो, मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच का संक्रमण का काल कहा जाता है। ना तो आप इसको ये कह सकते हो कि ना जैसे मध्यकाल में तो ये चीजें उत्पन्न हो रही थी और आधुनिकता की तरफ हम जो है बढ़ रहे थे। ठीक है। तो ये एक तरह का जो ये चीजें जो बीच में उत्पन्न हो रही थी ना, सामंतवाद से जैसे पतन शुरू हुआ और लास्ट में आते आते जैसे पूंजीवाद आ गया, वाणिज्यवाद आ गए, वो आपके आगे चैप्टर्स आएंगे। तो इस तरह से कह सकते हो कि ये जो काल था ना, ये संक्रमण का काल इसको कहा जाता है। आप देखेंगे कि इस क्रमित काल में क्या क्या चीज़ें जो हैं, बहुत इन चीज़ों में परिवर्तन हुए हैं। देखिए कहीं भी क्रांति होती है, इवन हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर कुछ एकदम से कोई नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमारी पर्सनल लाइफ भी उथल पुथल हो जाती है ना। तो इस तरह तो इसमें भी होएगी। तो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनमें परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो और धार्मिक भी। इन चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले हैं। यूरोप में आपका पुनर्जागरण आया, धर्म सुधार आंदोलन, कृषि क्रांति भी हुई, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद। इन सभी के कारण, इन सभी के उदय के कारण क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण को बढ़ावा मिला। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे वहां पर जहां पे इस तरह के परिवर्तन उस समय नहीं हुए थे। अब ये थोड़ी है कि भाई यूरोप है तो पूरे यूरोप में आप कह सकते हो कि भाई की हर तरह की क्रांति दिखेगी। नो, किसी स्पेशल जगह पे ही वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और बात करें हम भौगोलिक खोजों की, इसने तो पूरे जो है विश्व को समेट के ही रख दिया था। ठीक है। तो भौगोलिक खोजों ने तो यूरोप को संपूर्ण विश्व में अग्रणी बना दिया था। वहाँ के जो नाविक थे उनको बोला कि जाओ और आप नई नई खोजें करो। उन्होंने नए नए क्षेत्रों को खोजा और व्यापारिक गतिविधियों का संचालन भी किया। और इसके बाद क्या हुआ, जब वो व्यापारिक संबंध उत्पन्न शुरू हो गए, ठीक है, होने लग गए थे ना, व्यापारिक संबंध बनने लगे, भौगोलिक खोजें जब उत्पन्न हुई तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जो थे जा सकते थे। अब जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो क्या होगा, आपको संस्कृतियां मिलेंगी, और सबकी अलग अलग संस्कृति है तो अलग अलग संस्कृतियों का क्या हुआ, आपस में मेल मिलाप हुआ। जब ये चीजें शुरू हो गई उसके बाद व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संपर्क जो है साम्राज्यवाद में परिवर्तित होने लग गया। जैसे जैसे आप संस्कृतियों का आदान प्रदान कर लेते हो, एक दूसरे को समझ लेते हो, तो विस्तार करने में ना आपको जो है कठिनाई नहीं होगी। तो ये साम्राज्यवाद मतलब कि आप अपने साम्राज्य का विस्तार करने लग गए, और यूरोप के राष्ट्रीय राज्य उन क्षेत्रों पर अपना व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार भी स्थापित करने लगे थे जो उनसे पिछड़े हुए थे। क्योंकि साम्राज्यवाद के कारण क्या होगा कि जितनी भी चीजें, जितने भी क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं तो उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो उस समय यूरोप ने भी ये काम किया क्योंकि उनके पीछे इतनी शक्तियां जो थी साथ साथ चल रही थी और वो अपडेट हो रहे थे। समझ आया आपको? साम्राज्यवाद के इस स्वरूप के कारण क्या हुआ, इसे आर्थिक उपनिवेशवाद का भी नाम दिया जाता है। जब आप साम्राज्यवाद को कर लिया तो उसे अन्य नाम क्या दिया गया, आर्थिक उपनिवेशवाद। और इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा प्रभाव 3 जगह पड़ा, वो था एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। इन
महाद्वीपों पर, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप पर, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और इन महाद्वीपों पर जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, जो इतनी चीज़ों से कह सकते हो अपडेट होकर बाहर निकल रही थी, ये शक्तियाँ ने जमकर आर्थिक शोषण किया इन सब का। और यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा 15वीं शताब्दी में अन्य देशों पर भी किए गए औपनिवेशिक अधिकार को पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था का नाम दिया गया। तो ये है आपकी पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था, जो हमारे चैप्टर का नेम है, औपनिवेशिक व्यवस्था। तो ये था कि जब यूरोप ने सबसे पहले सामंतवाद आया, उसने खुद को अपडेट किया, पुनर्जागरण आया, धर्म सुधार आंदोलन आए, ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, पूंजीवाद आया, भौगोलिक खोजें हुई और वाणिज्यवाद हुआ। ये ऐसी कुछ घटनाएं थी जिससे यूरोप में एक तरफ से उत्थान हो गया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम इन चीज़ों में हम आगे बढ़ गए हैं, तो हमें क्या करना है, हमने प्रोग्रेस करनी है। उसके बाद इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं साम्राज्यवाद। जब ये चीज़ें हो गई, अब इन्होंने सोचा कि जो चीज़ जो है हमसे, जो क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए रह गए हैं, अब हमने उनका जमकर आर्थिक शोषण करना है। जिनका किया था एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, इन पे बहुत ज़्यादा इन्होंने दबाव डाला और इन्होंने अपने औपनिवेशिक अधिकार भी स्थापित कर लिए। अन्य देशों पर भी, यूरोप ने अन्य देशों पर भी अपने औपनिवेशिक अधिकार कर लिए थे, जिसको कहते हैं पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था। और पुरानी औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, वो आपकी भूमध्य सागरीय देशों के आर्थिक विकास से हुई थी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? भूमध्य सागरीय देशों के आर्थिक विकास से। 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में स्पेन, पुर्तगाल, इटली जैसे भूमध्य सागरीय देशों ने भौगोलिक खोजों में अग्रणी भूमिका निभाकर औपनिवेशिक व्यवस्था की नींव डाली थी। ठीक है, तो ये आपके जो रहे थे, ये आपके बिल्कुल सेंटर में रहे थे, स्पेन, पुर्तगाल और इटली। ये आपके औपनिवेशिक व्यवस्था की इन्होंने यहाँ पर नींव डाली थी। और 16वीं शताब्दी में आते आते जब आर्थिक संतुलन जो था आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र से अटलांटिक क्षेत्र की ओर जब जो कह सकते हो ट्रांसफर हुआ, उसके बाद औपनिवेशिक व्यवस्था को पहले से बहुत ज़्यादा मजबूती जो थी प्राप्त हो चुकी थी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये आपके जो क्षेत्र आते थे, जब यहाँ पर इनको तरक्की मिलनी शुरू हो गई, तो ये ट्रांसफ़र हो गए आपके अटलांटिक क्षेत्र में, और वहाँ पर इस व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल गई। अब आप कह सकते हो कि इस दौर में व्यवस्था के विकास का जो नेतृत्व जो था, मुख्य आपके अटलांटिक क्षेत्र वाला जो देश था उस समय ब्रिटेन कर रहा था। नाम आपने याद रखने हैं सारे के सारे कि कौन कब क्या कर रहा था। तो ब्रिटेन उस समय जो था, इस क्षेत्र का, इस व्यवस्था का जो आपका साम्राज्यवाद है, इसका बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, विकास कर रहा था। और भौगोलिक खोजें ऑलरेडी ऊपर हो चुकी थी यूरोप में, तो इस व्यवस्था के विस्तार में सबसे ज़्यादा जो भूमिका अदा की है आपकी भौगोलिक खोजों ने। इन खोजों से क्या क्या मिला? इन खोजों से जहाँ यूरोप का अमेरिका, एशिया, अफ्रीका से सांस्कृतिक मिलन हुआ, वहीं औपनिवेशिक व्यवस्था का विस्तार भी हुआ। और इस अध्याय के अंतर्गत हम पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था का जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। होप सो आपको जो ये भूमिका है समझ आ गई है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और इनसे ये मिले यूरोपवासी, इनसे इनका सांस्कृतिक मिलन भी हुआ। और वहीं पर इन्होंने सोचा कि ये थोड़े कमज़ोर हैं, तो इसमें हमने जो है अपनी औपनिवेशिक व्यवस्था का विस्तार इसमें हमारा हो सकता है। अब बात करेंगे हम पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था के उदय के लिए कौन कौन सी जो थी उत्तरदायी परिस्थितियां थी, कंडीशन कौन कौन सी थी रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड जो ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि इस तरह जो है औपनिवेशिक व्यवस्था को मजबूती मिली। आधुनिक इतिहास में पुरानी जो आपकी औपनिवेशिक व्यवस्था है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यह व्यवस्था एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का राजनीतिक और आर्थिक परिणाम था। एक टाइम पे कह सकते हो कि भी ऐसे सडनली तो कोई चीज़ ऐसे नहीं हो सकती ना, तो इस प्रक्रिया में भी बहुत लंबा टाइम लग चुका था। आप देख सकते हो जैसे आपका सामंतवाद का पतन हुआ, भौगोलिक खोजें आई, पूंजीवाद का उदय हुआ, ठीक है, इसके बाद कहूँगी कृषि आई, औद्योगिक क्रांति आई, ये जो सारे कारक थे ये इंक्लूड थे, मैं आप सबको बता चुकी हूँ। इनमें जो आपका पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन भी इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। अब बात करेंगे हम कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिससे आप कह सकते हो कि औपनिवेश जो है बढ़ गया था। कुस्तुतुनिया पर जो था तुर्कों का अधिकार हो गया था, ये आपकी पहली है। एशिया और यूरोप के व्यापारिक मार्ग के बीच की जो कड़ी थी ना, वो थी कुस्तुतुनिया, ठीक है। इन दोनों महाद्वीपों को आपस में जोड़ने वाले स्थल मार्ग से लगभग 60% जो था व्यापार होता था एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले में। परंतु क्या हुआ, 1453 में तुर्कों ने यहाँ के शासक को हराकर इस पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। आपको सिर्फ इतनी बात ही ध्यान रखनी है। 1453 में
तुर्कों ने क्या किया था, कुस्तुनतुनिया के जो है शासक को हराकर यहाँ पर अधिकार कर लिया था और एशिया और यूरोप के बीच की जो कड़ी थी, व्यापारिक मार्ग के बीच की जो कड़ी थी, वो थी कुस्तुनतुनिया। और ये जो था ये दोनों महाद्वीपों को जोड़ रहा था और एक स्थल मार्ग था और 60% जो था यहाँ पर आपका व्यापार हो रहा था। ठीक है, इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, पूर्वी देशों के व्यापार का महत्व यहाँ बढ़ रहा था। मसाले हो गए, रेशम हो गए, सूती कपड़े हो गए, पन्ना, नीलम, सुगंधित द्रव्य प्रथात हो गई, ये पूर्वी देश पूरे विश्व में क्या थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये सभी जो प्रथात है आपके पूर्वी देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और इसलिए यूरोप में इन वस्तुओं की बहुत ज़्यादा एकदम से मांग बढ़ चुकी थी। इसके साथ यूरोपीय व्यापारियों को भी इससे जबरदस्त लाभ होता था। ठीक है, लेकिन कहते हो खतरे की घंटी तो ऊपर बज चुकी थी। वो क्या था, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अटैक हो गया था 1453 पे। आ गया याद, मैंने अभी अभी आपको करवाया है। उसके बाद क्या हुआ, पूर्वी देशों से होने वाला व्यापार पूरी तरह से बाधित हो गया। यहाँ पर इतनी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, और एकदम से आप उस पर अटैक कर देते हो, उसके मार्ग पर अटैक करते हो तो क्या होगा। तो व्यापारी हर हालत में इसका विकल्प तलाशना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि स्थल मार्ग का तो कह सकते हो ना कि भाई बंटाधार हो गया। ठीक है, यहाँ पे तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया, इसकी तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब व्यापारी कुछ ना कुछ तो करेंगे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है चीज़ों की। इसके बाद क्या हुआ, आपकी भौगोलिक खोज को व्यापारियों द्वारा प्रोत्साहन और अनुदान भी दिया गया। अब आप भौगोलिक खोजें करो, अब समुद्री मार्ग खोजो, वहां से हम अपना काम बढ़िया तरीके से करेंगे। साहसी नाविक आए, उनको आर्थिक सहायता के साथ साथ उनके परिवारों को भी संरक्षण दिया और इसमें भौगोलिक खोजों का जो है कार्य शुरू हो गया। और इससे क्या हुआ, इन खोजों ने प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था की शुरुआत की, मतलब हम वहां पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोना चांदी का लालच शुरू हो गया। 15वीं-16वीं शताब्दी की बात करें तो वहां पर सामंतवाद का बहुत पतन हो रहा था जम के, और वाणिज्यवाद विचारधारा जो है निरंतर बलवती होती जा रही थी। क्योंकि जब सोना चांदी जो इंट्रोड्यूस हो गए थे, आप कह सकते हो कि जब मुद्रा आ गई है तो वाणिज्यवाद को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा और राष्ट्रीय चेतना का आपका उदय जरूर होगा। राज्य के जो नागरिक है दूसरे देशों से ज़्यादा सोना चांदी अपने देश में लाना चाहते थे क्योंकि लालच बढ़ चुका था। इससे उनका राष्ट्रीय चेतना जो है उदय हो चुकी थी, उनको पता था कि क्या सही है और क्या गलत है। अब राष्ट्र की जो शक्ति थी वो इस बात से वो आंकते थे कि उनके पास कितना सोना चांदी का भंडार है। ठीक है, अब इन सोना चांदी के लिए बहुत ज़्यादा यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा होड़ लग गई थी और सोना चांदी प्राप्त करने के लिए इसी लालच ने क्या किया, औपनिवेशिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। और अमेरिका में जो स्पेन तथा पुर्तगाल की औपनिवेशिक व्यवस्था का आधार क्या था, यही लालच था। तो इसलिए इन्होंने औपनिवेशिक व्यवस्था को मतलब कि क्या कहते हैं अपडेट कर दिया, मतलब वो आगे बढ़े। राष्ट्रीयता की भावना आई। अब अनेक राष्ट्रों के साम्राज्यवादी बन जाने का कारण उनमें था पनप रही उग्र राष्ट्रवादी की धारणा होना भी था। अब आप कह रहे हो कि भाई कि साम्राज्यवादी हमने बनना है तो कुछ ना कुछ तो कुछ ऐसे कुछ भाव होंगे ना कि अगर आपने साम्राज्य का विस्तार करना है, अब आप प्यार से पेशेंस से उस काम को तो करेंगे नहीं होगा, तो उग्र बनना पड़ेगा, गुस्से में होना पड़ेगा, तभी होगा। तो उग्र राष्ट्रवादी की जो है धारणा ये भी उत्पन्न हुई और वो क्या चाहते थे कि वे अपने राष्ट्र को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। और इसके लिए उनका मानना ये था कि उनके राष्ट्र के पास ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश होने चाहिए ताकि वे वहाँ के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का क्या कर सके, दोहन कर सकें। इसलिए साम्राज्य विस्तार किया गया और उपनिवेश स्थापित किया गया। तो ये चीज़ें हैं, ये कारण हैं जिनकी वजह से औपनिवेशिक व्यवस्था जो है हमें आज पढ़ने को मिल रही है। और क्या होगा, ये कह रहे थे कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश को जैसे स्थापित करेंगे और हम वहाँ के आर्थिक संसाधनों का जमकर दोहन करेंगे तो क्या होगा, इससे राष्ट्र का आर्थिक विकास होगा और लोगों के जीवन स्तर में क्या आएगी, बहुत ज़्यादा वृद्धि आएगी। ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रीयता की भावना हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त उत्पादन हुआ। स्पेन और पुर्तगाल जैसे भूमध्य सागरीय देशों ने 15वीं शताब्दी के अंत में आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली थी और विश्व का आर्थिक जो संतुलन था इन्हीं की ओर झुका हुआ था। देखिए, जो भूमध्य सागरीय जो देश थे यहाँ पर जो है आर्थिक जो है चीज़ें संतुलन जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। फिर भूमध्य सागरीय देश से वो अटलांटिक क्षेत्र में जो थे ट्रांसफ़र हो गए, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। और ऐसी स्थिति में इनको अतिरिक्त निर्यात और आयात की भी आवश्यकता रही होगी क्योंकि देखिए
अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा काम हो रहा है तो ये सारी चीज़ें तो उत्पन्न होगी ही होगी। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो साम्राज्य विस्तार करना ज़रूरी है। अगर साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा तो अपने माल को वो कहाँ बेचेंगे। इसी कारण देशों ने क्या किया, नए नए क्षेत्रों पर अपने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया और इन उपनिवेशों के माध्यम से अपने अतिरिक्त उत्पादन को वहाँ की मंडियों को में रखवाना चाहते थे और अपने लिए आवश्यक माल का वहाँ से आयात करना चाहते थे। तो इस तरह कह सकते हो कि औपनिवेशिक व्यवस्था को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। मानचित्रों में सुधार हुआ। 14वीं शताब्दी तक जो था, विश्व के ज़्यादातर लोगों को इस बात का आभास ही नहीं था कि कौन कौन सा क्षेत्र ना किस देश के अस्तित्व में है। तो भौगोलिक खोज हुई, लोगों को नई नई चीज़ें पता लगी, नाविकों ने नई नई चीज़ खोजी, कोलंबस ने तो अमेरिका भी की खोज करी। तो भौगोलिक खोजों ने एक नई दुनिया का प्रारूप जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया और ये बताया कि उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिससे आप किसी भी देश की सही भौगोलिक स्थिति को आप स्पष्ट कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ, आपकी 15वीं शताब्दी में भूगोल और खगोल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई और साहसी नाविकों की सहायता से बहुत से चिंतकों ने अपने कल्पना शक्ति के सहारे जो है विश्व के नए नए जो है मानचित्र बना दिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम तकनीकी का विकास हुआ, इम्पोर्टेंट है। 13वीं 14वीं शताब्दी में होने वाले तकनीकी खोजों ने भी भौगोलिक खोजों और उपनिवेशों की भी स्थापना में क्रांति ला दी। तकनीकी खोजों ने लगी कि चीज़ों का पता लेने की तकनीक कहाँ कहाँ लगेगी। ठीक है, विकास कैसे होगा, टेक्निक कहाँ कहाँ लगी, तो आप अगर आपके पास टेक्निक है तो आप किसी भी चीज़ की खोज कर सकते हो, टाइम कम लगेगा। तो 13वीं शताब्दी में आपके कुतुबनुमा जो है कंपास की खोज हुई थी, जिससे क्या हो रहा था कि ना उनको समुद्र में वो जाते थे तो वो अपने मार्ग में जैसे ना भटक जाते थे। लेकिन जब इस कुतुबनुमा यानी जो कंपास की खोज हुई तो समुद्र में भटक जाने का जो खतरा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। बारूद की जब खोज हुई तो उसने समुद्री यात्रा और जहाजी बेड़े को अकल्पनीय सुरक्षा प्रदान करने का जो है काम किया। अब फिर आपका आ गया दूरदर्शी ये यंत्र आया, इसने जहाज़ों के चट्टानों से टकराने का लगभग जो काम था ना, खतरा था, उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था दूरदर्शी नामक यंत्र ने। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। तोपखाने का भी महत्व बढ़ा। कैसे बढ़ा कि चीन में बारूद का आविष्कार हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि पहली बार मध्य एशिया में क्या हुआ, तोपखाने का प्रयोग शुरू हो गया था और मध्य एशिया से तोपखाना कहाँ पहुंचा, यूरोप पहुंचा। सही मायनों में तोपखाने का जो उपयोग हुआ था वो आपके यूरोप ने ही किया था। और इस तरह के तोपखाने का प्रयोग हम कहाँ करते थे, समुद्री जहाज़ों में करते थे। अब उसके लिए विस्तार तो करना पड़ेगा ना, अब एक जगह पे आप टिक के तो नहीं रह सकते, विस्तार तो करना पड़ेगा। तो औपनिवेशिक व्यवस्था को जो है उत्पन्न हुई। तो ये आपकी कुछ परिस्थितियाँ थी। इसमें आपके पुर्तगाल और स्पेन का भी योगदान था, क्योंकि पुर्तगाल के जो राजकुमार थे हेनरी को तो यूरोप के इतिहास में द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पुर्तगाल के राजकुमार का क्या नाम था, हेनरी, उनको यूरोप के इतिहास में द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। और उसने एक नाविक शिक्षा केंद्र की भी इसमें स्थापना की थी और देशों के जितने भी आपके साहसी नाविक थे उनको सरकार के सहयोग से नए नए समुद्री मार्गों और उन पर स्थित जितने भी क्षेत्र थे उनकी खोज करने के लिए कहा गया। और पुर्तगाल तथा स्पेन के शासकों ने अपने अपने जो नाविक थे, उनके सैन्य कमांडर थे, उनको यह आश्वासन दिया था कि जितने भी वो खोज करेंगे ना उस समय उन सब पर उनका व्यक्तिगत जो अधिकार है समझा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनको ये प्रोत्साहन करते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्ग को खोजो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है मोटिवेट होते थे। मोटिवेशन तो हर किसी को चाहिए ना, तो इस तरह से वो मोटिवेट करते थे। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना, मैं कहती हूँ लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर प्रेस करना है, शेयर मैक्सिमम करना है। जो आपके एजुकेशन ग्रुप हैं, आपकी कोई फैमिली फ्रेंड में जहाँ पर ये बीए चल रही है, या आपको मैं बात बता दूं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर वहाँ भी आता है, पीजीटी में आता है, नेट में भी आता है। तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि इतना आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। आपको मेन चीज़ें ही मैं बता रही हूँ, सब कुछ मैं रीड नहीं कर रही हूँ। अगर मैं बुक से भी पढ़ा रही हूँ तो मेन चीज़ें ही आपको बताई जा रही हैं। तो बस आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैक्सिमम आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, रेड बटन ज़रूर दबाना है आपने और ऑल पर ज़रूर क्लिक करना है। तो ठीक है, तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे बीए फर्स्ट सेम की हो, बीए थर्ड सेम की हो और आपके बीए फिफ्थ सेम की हो। और थर्ड सेम में मैं अब मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्टार्ट करने वाली हूँ।
ठीक है। और जैसे ही अगर हमें टाइम मिलता है तो मध्यकालीन इतिहास को भी हम बीच में करेंगे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के विद नोट्स आपको मिलेंगे। और टॉपिक रहेगा हमारा यूरोप में जो है आपके भारत में यूरोपीय आगमन, ये आपका पहला टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद रहेगा आपका कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में किस तरह का जो है कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो ये हमारे अलग आगे आगे के सेशन रहेंगे। साइड बाय साइड जो है इस चैप्टर को भी मैं कंप्लीट करूँगी। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई है, डॉट बी कंफ्यूज नहीं होना है। जो जिस क्लास में है वो उसको पढ़े और अपनी तैयारी को जारी रखें। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।